हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं बंगाल पार्टीशन, जो कि 1905 में हुआ था। बंगाल पार्टीशन आज उसको हम देखेंगे। और भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुए थे, हम उसको भी देखेंगे। कौन कौन से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुए थे इसके टाइम पे, बंगाल पार्टीशन के टाइम पे कौन कौन से हुए थे, और भी अलग अलग हैं जो कि मिसलिनियस है, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम आज करने वाले हैं 1900, हम 16 तक करेंगे। ठीक है, लखनऊ पैक्ट, ये सब याद होगा। जब हमने पूरा सेशन किया था, कांग्रेस सेशन, उसमें लखनऊ पैक्ट ये सब का मेंशन किया था हमने। कांग्रेस स्प्लिट हुआ, फिर लखनऊ पैक्ट ये सब। तो आज हम यहाँ तक करने वाले हैं। उसके बाद हम गांधी जी जो आएंगे वो 17 से उनका अपीयरेंस स्टार्ट होगा, गांधी जी का 1917 से। तो वो हम आज नहीं देखेंगे। अपीयरेंस स्टार्ट होगा गांधी जी का, तो वो हम कल दूसरे वीडियो में करेंगे कि गांधी जी का आगमन जो होगा। ठीक है, तो आज हम बंगाल पार्टीशन सिर्फ करने वाले हैं। तो जब बंगाल पार्टीशन हुआ, ये कब हुआ? 1905 में। और किसके टाइम पे हुआ? कर्जन के टाइम पे। उस वक्त वायसराय कौन था? कर्जन था। कब से कब तक कर्जन है? 1899 से लेके 1905 तक कर्जन है। हमने सारा जो गवर्नर जनरल है सबको हमने करवा दिया। ठीक है, तो ये बंगाल पार्टीशन वैसे तो 1905 में हुआ था, लेकिन इसके बारे में कि होगा, ऐसा करवाएंगे, इस मतलब ऐसा सोच लिया था पहले से। 1903 में सोच लिया था कि बंगाल का पार्टीशन करवा देना है। ठीक है, और फिर जाकर 1905 में जाके ये फिर पार्टीशन होता है। और ये अनाउंस कब किया जाता है कि बंगाल का पार्टीशन होगा? जुलाई 1905 में ये अनाउंस कर दिया जाता है कि बंगाल का पार्टीशन होगा। ठीक है, और 1903 में तो सिर्फ मतलब ऐसा उड़ते उड़ते खबर जो होता है ना, तो वो हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, बंगाल का पार्टीशन करवाने वाला है। और ये लोग भी सोच लेते हैं कि हाँ बंगाल का पार्टीशन करेंगे। क्यों करेंगे वो हम अभी देखेंगे। तो बंगाल का वैसे अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 1/4 ऑफ द टोटल ब्रिटिश इंडिया जो है, 1/4 ऑफ द टोटल ब्रिटिश इंडिया वो बंगाल में ही थी। ब्रिटिश इंडिया भी बंगाल में थी। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बंगाल का पार्टीशन बन जाता है। और कर्जन ने उस वक्त क्या क्या किया वो भी चीज़ें हम देखेंगे। और भी क्या क्या चीज़ें कर्जन ने की वो हम देखते हैं। जैसे कि कर्जन ने अभी बंगाल पार्टीशन करवाया 1905 में। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लाया था 1904 में, कर्जन ने लाया था। ये क्यों लाया था? टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस की जो फ्रीडम है उसको कर्ब करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए लाया था। ठीक है, उसको कम करने के लिए लाया था। और कलकत्ता, जब हम वायसराय करवाया था वहाँ पे भी हमने बताया था कि कर्जन ने क्या क्या चीज़ें की। तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया था। कौन लाया था? कर्जन। 1899 में, इसको नोट्स में ऐड कर लेना, 1899 में लाया था। और इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ये सब बता रखा है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ये कब लाया था? ये भी 1904 में आया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904 में, और बंगाल पार्टीशन 1905 में, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में। ठीक है, ये चारों लिख लेना। इसको याद कैसे करेंगे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है वो कर्जन ने लाया था। इसको कैसे याद कर सकते हैं? कर्जन से हम क्या लिए थे? कार्ड लिए थे। कर्जन से हम कार्ड लिए थे। कार्ड में कुछ सीक्रेट कुछ छोड़ रहा है तो ऐसे याद करेंगे। फिर सीक्रेट प्रेस, सीक्रेटली वहाँ पे प्रेस किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, है ना। तो चलो, अभी बंगाल का पार्टीशन क्यों हुआ? देखो, वैसे तो रीज़न दिया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा रीज़न दिया गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं बंगाल का पार्टीशन। देखो, बंगाल उस वक्त ये बंगाल नहीं था सिर्फ, अभी का जो प्रेजेंट बंगाल है सिर्फ वो नहीं था, ये असम वाला पार्ट था। ये बंगाल वाला जो पार्ट है, ईस्टर्न बंगाल से बंगाल वाला जो पार्ट, वो तो था ही बंगाल में। असम वाला पार्ट भी बंगाल में ही पहले था, और ये थोड़ा सा बिहार और उड़ीसा वाला पार्ट भी बंगाल में ही था। तो पूरा ये बंगाल था उस वक्त, अभी का प्रेजेंट बंगाल नहीं था वो। पूरा बिहार का, उड़ीसा का थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा सा असम का पार्ट है, फिर बंगाल तो जो है बंगाल उसका पार्ट है। तो सब मिला के उस वक्त बंगाल था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि इतना बड़ा बंगाल है, बंगाल इतना बड़ा एरिया में है, उसमें इतने सारे पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन पे हमने देखा कि 1/4 ऑफ द ब्रिटिश इंडिया इधर ही है। तो इतना पॉपुलेशन, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं। ऐसा रीज़न ब्रिटिशर्स ने दिया था कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अगर पार्टीशन कर देंगे तो हमें एडमिनिस्ट्रेट करने में हमें आसानी होगी।
लेकिन एक्चुअल रीज़न ये नहीं था। एक्चुअल रीज़न क्या था कि बंगाल को वीकेन करना है, बंगाल को कमज़ोर करना है। ऐसे पार्टीशन कर देंगे तो बंगाल क्या हो जाएगा, सबको पता है, ऐसे टूट जाएगी तो दरार पड़ जाता तो कोई भी चीज़ वीकन हो जाता है। तो बंगाल को वीकन करने के लिए था एक्चुअल रीज़न। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। और ये दोनों चीज़ें याद रखनी है क्योंकि पूछता है क्वेश्चन में कि ब्रिटिशर्स ने क्या रीज़न दिया था और रियल रीज़न क्या था। तो वीकन करने के लिए बंगाल को, अब बंगाल को ही क्यों वीकन करना था भाई, बंगाल को इसलिए वीकन करना था क्यों, क्योंकि बंगाल जो था वो नर्व सेंटर था नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज़ का। जितने भी नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज़ हो रहे थे उसका नर्व सेंटर कौन था, बंगाल था। इसीलिए इसको हटाना ज़रूरी था, बंगाल को ऐसा पार्टीशन करना ज़रूरी था क्योंकि नर्व सेंटर की तरह काम करता। जितने भी नेशनलिस्ट इससे इमर्ज हो रहे थे। अब वैसे भी देखो कि गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, तो बंगाल ही धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है ना, बंगाल ही धीरे धीरे पावरफुल हो रहा है। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल को ही गवर्नर जनरल ऑफ बना दिया गया, बंगाल वाला ही गवर्नर को ही। और किसी प्रोविंस को तो नहीं बनाया, यहाँ पे बॉम्बे प्रोविंस था, मद्रास प्रोविंस था, उसका तो नहीं बनवाया था गवर्नर जनरल, इसी को बनाया जा रहा था। इसका मतलब ये पावरफुल हो रहा था, पावरफुल हो रहा था यहाँ, मतलब यहाँ पे नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे ज़्यादा होंगी। तो इस सब वजह से इसको पार्टीशन करना ज़रूरी हो गया था ब्रिटिशर्स को कि पार्टीशन कर देंगे तो नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी। तो कैसे पार्टीशन किया, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में कर दिया। वेस्ट बंगाल जो ये हिंदू मेजॉरिटी था तो हिंदू में उसको कर दिया मुस्लिम। उसको ब्रिटिशर्स का काम क्या था, उनको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाते थे कि बांटो फूट करो, रूल अपना, ऐसा कुछ था कि डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो, फूट डालो, रूल करो, ये वाला उनका सिस्टम था। तो इधर वाला जो एरिया था, इधर वाला जो हिंदी बोलते थे, बिहार और उड़ीसा में उड़िया बोलेंगे, बिहार में हिंदी बोलेंगे, तो उसको वेस्टर्न बंगाल हिंदू में कर दिया, इधर ईस्टर्न बंगाल वाला मुस्लिम में कर दिया। ठीक है, और ये पार्टीशन अनाउंस कब किया गया था, अभी बताया जुलाई 1905 में किया गया था। और इन्फोर्स कब किया गया था, लागू कब किया गया, तो अनाउंसमेंट हो गया, लागू कब किया गया 16 अक्टूबर 1905। और ये चीज़ को याद रखना है कि कब इन्फोर्स किया गया, 16 अक्टूबर 1905। याद कैसे करेंगे 16, तो बांटा गया ना, ऐसे करके ऐसे बांटा गया तो 8-8 कर देना, 8-8 में बांट दिया गया, 8-8 16, ठीक है, 8-8 में बांट दिया गया, तो इसे याद कर हो जाएगा। और इसे 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं नेशनल मॉर्निंग डे। कोई भी पार्टीशन हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान में जब पार्टीशन हुआ था इतना सारा खून खराब हुआ था, तो वैसे ऑब्वियस सी बात है बंगाल का जब पार्टीशन हुआ होगा तो बहुत खून खराब हुआ होगा, तो इसलिए इस दिन को मनाते हैं नेशनल मॉर्निंग डे। ठीक है, और फिर अमर सोनार बांग्ला एक लिखा गया था किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर की तरह, जो कि आगे जाके ये नेशनल एंथम बनेगा किसका, बांग्लादेश का। नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश बनेगा ये अभी अमर सोनार बांग्ला, मतलब आवर गोल्डन बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला मतलब आवर गोल्डन बांग्ला। ठीक है, 1905 में सेशन हो रहा था कांग्रेस का, कहाँ हो रहा था, बनारस में। सब चीज़ें हमने कांग्रेस वाले वीडियो में देखा है कि कहाँ हो रहा था। 1905 में कांग्रेस का सेशन हो रहा था, कहाँ, बनारस में, जिसको हेड किया था किसने, जी.के. गोखले, जिसको हेड किया था जी.के. गोखले ने हेड किया था। जी.के. गोखले किसे गुरु हैं, जी.के. गोखले गुरु हैं किसके, गांधी के, गांधी एंड जिन्ना दोनों के गुरु हैं कौन, जी.के. गोखले। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट को ही बोलते हैं एंटी पार्टीशन मूवमेंट, मतलब कि ये जो पार्टीशन हो रही थी बंगाल के 1905 में, इसके खिलाफ ये मूवमेंट लाया गया था कि पार्टीशन नहीं करो, एंटी पार्टीशन मूवमेंट लाया गया था, मतलब स्वदेशी मूवमेंट लाया गया था जी.के. गोखले के द्वारा। और इसी मूवमेंट को बोलते हैं वंदे मातरम मूवमेंट साउथ इंडिया में। स्वदेशी मूवमेंट, एंटी पार्टीशन मूवमेंट सब एक ही है, और इसी मूवमेंट को साउथ में क्या बोलते हैं, वंदे मातरम मूवमेंट। ठीक है, इस मूवमेंट में क्या क्या किया गया था, इसमें किया गया था बॉयकॉट किया गया था फॉरेन थिंग्स, जितने भी फॉरेन थिंग्स हैं उस सब चीज़ को बॉयकॉट करो, लोकल जो इंडिजीनियस चीज़ें हैं उसको अपनाओ, लोकल चीज़ों को अपनाओ, फॉरेन थिंग्स को बॉयकॉट करो, छोड़ दो, उसको यूज़ मत करो। ठीक है, और द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट मेड ऑन 7 अगस्त 1905 इन कलकत्ता। फॉर्मल जो प्रोक्लेमेशन हुआ था स्वदेशी मूवमेंट का 7 अगस्त 1905 में हुआ था, कहाँ, कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ था। ठीक है, फिर 1986 में एक सेशन हुआ था कलकत्ता में, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई ने टोटल 3 सेशन किए थे, याद है, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे वो तीनों सेशन कब कब किया था। एक तो 1906 हो गया, बाकी 2 सेशन कब किया था, कहाँ कहाँ किया था। ठीक है, तो 1906 वाला जो सेशन था वो कलकत्ता में था, और किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और
इसमें 4 रेजोल्यूशन लिए गए थे। 4 रेजोल्यूशन क्या था, एक तो स्वराज को अडॉप्ट करना है एज ए गोल, स्वराज को एज अ गोल अडॉप्ट करना है। दूसरा है कि बॉयकॉट करना है फॉरेन थिंग्स को बॉयकॉट करना है, स्वराज को अपनाना है। तीसरा कि स्वदेशी। दूसरा और चौथा है कि नेशनल एजुकेशन को लाना है, नेशनल एजुकेशन। और इसी के लिए नेशनल एजुकेशन काउंसिल भी बनाई गई थी। नेशनल एजुकेशन को लाने के लिए नेशनल एजुकेशन काउंसिल भी बनाई गई थी। ठीक है, चलो। और इसी वक्त 1906 में लॉर्ड मिंटो आ जाएगा। अब कहानी में कौन आ गया, लॉर्ड मिंटो। इसके पहले कौन था, कर्जन अब हट गया। अब यहाँ से कौन आ गया, लॉर्ड मिंटो आ गया इधर से। मुस्लिम लीग इन ढाका स्टैब्लिश बाय सालिमुल्लाह खान आगा खान। मुस्लिम लीग की स्थापना की ढाका में। कहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की, ढाका में। किसके द्वारा किया गया था ये, सालिमुल्लाह एंड आगा खान के द्वारा, सालिमुल्लाह एंड आगा खान के द्वारा। इस चीज़ को थोड़ा अभी दिमाग में रखो क्योंकि इसका हम जिक्र आगे भी करेंगे। ओके, 1907 में क्या हुआ था, सेशन हुआ था सूरत में। सब चीज़ें याद आ रही होंगी। सूरत में सेशन हुआ था हेडेड बाय रास बिहारी घोष के द्वारा। अब इसमें सूरत स्प्लिट हो गया था एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में। तो ये क्यों हुआ था स्प्लिट, देखो। मॉडरेट्स वाले जो थे वो पीपीपी मॉडल अपनाते थे और इसमें कौन थे, एस एन बनर्जी थे, के मित्रा थे, जीके गोखले थे। ठीक है, मॉडरेट्स वाले दोनों के बीच में क्यों स्प्लिट हुआ, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो मैच नहीं कर रही थी। ये लोग अलग अलग आइडियोलॉजी इनकी थी। इनका क्या था मॉडरेट्स वालों का, ये एक्सप्रेस करते थे अपने व्यूज़ को थ्रू पिटिशन, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट के थ्रू अपने पिटिशंस को एक्सप्रेस करते थे। ठीक है, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते थे पिटिशन के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू। और ये मॉडरेट्स वाले क्या अपनाते थे, पी मॉडल अपनाते थे। पी का मतलब प्रेयर, पहले हम प्रेयर करेंगे ब्रिटिशर्स से, फिर हम पिटिशन करेंगे, अगर नहीं माने तो जाके हम प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, ये अपनाते थे मॉडरेट्स वाले। और ये लोग क्या अपनाते थे कि ये लोग जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो चल रहा है, मॉडरेट्स वाले क्या बोलते थे कि एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट चल रहा है वो सिर्फ बंगाल तक ही रहे, बंगाल तक ही सीमित रहे, ये चाहते थे मॉडरेट्स वाले। एक्सट्रीमिस्ट वाले भी कौन कौन थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। इनको बोला जाता लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ये थे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, इनको तीनों को बोला जाता लाल बाल पाल। ठीक है, ये लोग क्या कहते थे, ये लोग कहते थे स्वदेशी को अपना, फॉरेन थिंग्स को बॉयकॉट करो, नेशनल एजुकेशन लाओ, मास मूवमेंट करो, मतलब कि लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को जोड़ो और बड़े भयंकर लेवल पे, मास लेवल पे मूवमेंट करो। जो फॉरेन जो रूल हो रहा था, ब्रिटिश जो हमारे ऊपर रूल करते उसको ये हेट करते थे। ठीक है, उसको ये हेट करते थे और ये क्या कहते थे, मास मूवमेंट करो। मास मूवमेंट मतलब वही कि लोगों को अपने पास मिलाओ और मूवमेंट्स, मोर्चा, प्रोटेस्ट, ये सब करो। पर्सनल सेक्रीफाइस दो। ये लोग सेक्रीफाइस में बिलीव करते थे कि बलिदान दो खुद की, अगर आज़ादी चाहते हो तो बलिदान दो, लड़ाई करो, ये सब ये लोग चाहते थे। ठीक है, तो ये थी इनके थॉट्स, अलग अलग थॉट्स थे। और दूसरा ये कि चाहते थे कि जो एंटी पार्टीशन, अरे क्या गया, ये चाहते थे एंटी पार्टीशन की बंगाल तक ही रहे, लेकिन ये चाहते थे कि एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट चल रहा है वो पैन इंडिया हो, पूरे इंडिया में चले, पूरे इंडिया, मास मूवमेंट मतलब वही पूरे इंडिया में चले, पूरे इंडिया के लोग इसमें शामिल हों। ठीक है, ये चाहते थे। तो यही डिफरेंस थी दोनों की आइडियोलॉजी की में, एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट्स में। यही डिफरेंस थी दोनों की आइडियोलॉजी में, जो कि इवेंचुअली फिर दोनों के बीच में स्प्लिट हो गया, जिसको कहते हैं सूरत स्प्लिट, और जिसमें कांग्रेस जो थी स्प्लिट हो गई, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट। लेकिन ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थी ये तो बहुत पहले से चली आ रही थी, मतलब जब से एंटी पार्टीशन मूवमेंट जब स्टार्ट हो गया था तभी से ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ गई थी। लेकिन 1907 में क्यों हुआ ये स्प्लिट, 1907 में ये क्यों हो गया, तो क्या हुआ कि ये जो सेशन हो रहा था 1907 का, वो सूरत में नहीं होने वाला था, वो होने वाला था बॉम्बे में, जिसमें प्रेसिडेंट बनने वाले थे तिलक। मॉडरेट्स क्या चाहते थे कि तिलक प्रेसिडेंट बने। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में ना देखो उस वक्त एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स नहीं थे। सूरत जब स्प्लिट नहीं हुआ था तो ये लोग एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स नहीं थे। ये लोग कह सकते हो कि कांग्रेस में एक पोर्शन ऑफ एक जो पोर्शन है वो
ऐसी आइडियोलॉजी रखता है, इस टाइप की आइडियोलॉजी रखता है, और एक जो पोर्शन है वो इस टाइप की आइडियोलॉजी रखता है। ठीक है, तो उस वक्त ये पर्टिकुलर ऐसा नाम नहीं था कि ये एक्सट्रीमिस्ट वाले हैं। अभी तो स्प्लिट ही नहीं हुआ, तो स्प्लिट होगा तभी तो ये दो नाम निकलेंगे। तो इसमें जो लोग थे जो कि चाहते थे कि बॉयकॉट करे चीज़ों को और मास मूवमेंट करे, तो उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ऑब्वियस सी बात है, सब देख ये चीज़ को कनेक्ट कर पाओगे कि जो उसमें ज़्यादा होता है ना गोलीबारी, चलो ऐसा रंगदारी टाइप का, उसमें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर शांति से पिटिशन वाले लोग कम पसंद करते हैं उसको। तो ये जो थॉट था कि चलो मास मूवमेंट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, गोली निकालते हैं, ठोक देंगे किसी को भी, तो इसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इसमें मेजॉरिटी था। ठीक है, तो फिर जब ये 1987 में जब ये सेशन होने वाला था, तो बॉम्बे में होने वाला था, जिसके प्रेसिडेंट होने वाले थे तिलक। मॉडरेट्स ऐसा चाहते थे कि तिलक इसके प्रेसिडेंट बने, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट वाले इस सेशन को ही बॉम्बे से हटाकर सूरत में करवा दिया। सेशन को ये लोग सूरत में करवा दिए। क्यों? क्योंकि जो तिलक थे वो सूरत के थे, और इस पहले ही बताया था हमने कि जो लोकल पर्सन जो होगा, जिस जगह का लोकल पर्सन, वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट लोकल जो वहाँ का जो लोग होगा, वहाँ का जो लोकल इंसान होगा, वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। सूरत से थे तिलक, तो अब वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। तो फिर प्रेसिडेंट कौन बने? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष बने। ठीक है, और इस सेशन में ऐसा कुछ हो गया था, मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह भी हो गए थे सेशन में, पूरा जुत्ता जुत्ती ऐसा वाला एकदम वो वाला हो गया था, फेंका फेंकी वाला। तो फिर उसके बाद ये एक्सट्रीम हो गया, और उसके बाद ये सूरत फिर स्प्लिट हो गई। मतलब वही कांग्रेस दो में स्प्लिट हो गई, दो आइडियोलॉजी में स्प्लिट हो गई, एक एक्सट्रीमिस्ट में और एक मॉडरेट्स में। ठीक है, ये समझ आ गया। एक्सट्रीमिस्ट वाले और क्या क्या किए, तो इन्होंने एक स्वदेश स्टीम नेविगेशन कंपनी इन्होंने खोला। किसने? एक्सट्रीमिस्ट वाले ने। स्वदेश स्टीम नेविगेशन कंपनी इन्होंने खोला। किसने खोला? वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई। वी.ओ. पिल्लई कर दो सर, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई। वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई कहाँ खोला? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के टूटिकोरिन, तमिलनाडु टूटिकोरिन में ही खोला। ठीक है, टूटिकोरिन। ओके, और ठीक है, बस अब हम देखते हैं थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। ये फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट इनको कहा जाता है। वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा कहा गया कि इंडिया जो अनरेस्ट हो रखा है वो इन्हीं की वजह से हो रखा है। ऐसा किसने कहा? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा। किसके बारे में? बाल गंगाधर तिलक के बारे में। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को। कहाँ? महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया था। गणपति और शिवाजी फेस्टिवल महाराष्ट्र में कब किया था? 1819 में। क्यों किया था? ताकि जो यूथ है वो मोबिलाइज हो सके, अट्रैक्ट हो सके, यूथ सब जुड़ सके। इस वजह से ये फेस्टिवल्स वगैरह क्यों मनाते हैं? ताकि लोग आपस से जुड़े, तो इसलिए फेस्टिवल्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किया ताकि यूथ आपस में अट्रैक्ट हो, जुड़े सब। ओके, ऑर्गेनाइज किया गणपति और शिवाजी फेस्टिवल। ये याद रखना कि किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, और उनको कहते हैं लोकमान्य तिलक। इसको कैसे याद करोगे? गणपति शिवाजी का फेस्टिवल हो रहा, सब ऐसे तिलक लगा रहे हैं फेस्टिवल में, ऐसा कुछ पूजा होता है तिलक लगाते हैं ना, तिलक लगा रहे हैं, याद कर लेना। फिर अनरेस्ट कुछ याद करना, गंगाधर, गंगा नदी के पास ऐसा बहुत अनरेस्ट रहता है, ऐसा कुछ फेस्टिवल वगैरह में। इनके दो न्यूज़पेपर है, एक मराठा और एक केसरी। मराठा जो है वो इंग्लिश में, केसरी जो है वो मराठी लैंग्वेज में है। ठीक है, और भी न्यूज़पेपर्स हैं ड्यूरिंग एंटी पार्टीशन मूवमेंट के टाइम पे, और भी न्यूज़पेपर्स निकले थे, जैसे हितवादी ये आया था, ये न्यूज़पेपर लाया गया था द्विजेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। बंगाली जो न्यूज़पेपर है वो एस.एन. बैनर्जी जी के द्वारा, एस.एन. बैनर्जी। और संजीवनी जो न्यूज़पेपर है वो के मित्रा के द्वारा। संजीवनी के मित्रा, संजीवनी ऐसे कर लेना, मित्र के लिए संजीवनी, बूटी लाओ वो संजीवनी, रामायण से रिलेट कर लेना। बंगाली एस.एन. बैनर्जी नाम में बैनर्जी नाम ही बंगाली होती है। हिताबादी द्विजेंद्र, हिताबादी, इसको कैसे करेंगे? इसको कर लेना कुछ भी। तिलक वॉज इम्प्रिजन एंड रिपोर्टेड टू बर्मा फॉर 6 ईयर्स। हाँ, फिर तिलक की जो न्यूज़पेपर थे उसमें फिर न्यूज़पेपर्स की वजह से ही इन्होंने काफ़ी, फिर ये जो एंटी पार्टीशन उसके बारे में काफ़ी फेवर में कहा था,
फिर इस वजह से इनको इम्प्रिजन कर लिया गया और फिर इनको डिपोर्ट कर दिया गया। कहाँ? बर्मा में 6 साल के लिए। बर्मा जो प्रेजेंट म्यांमार है वहाँ पे उनको 6 साल के लिए भेजा गया। कहाँ? कब भेजा गया? 1908 में भेजा गया। ठीक है, और ये फिर छूटेंगे कब? 1914 में ये छूट जाएंगे। अभी ये कौन आ गया? अभिनंद्र नाथ टैगोर। अभिनंद्र नाथ टैगोर इन्होंने पेंटेड किया था इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता का पेंटिंग इन्होंने बनाया था। कब? 1905 में। क्यों बनवाया था? ताकि ये जो पेंटिंग है भारत माता का वो एज ए सिंबल की तरह काम करे, सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, सिंबल ऑफ नेशनलिज्म की तरह काम करे। और जो नेशनल मूवमेंट जो चल रहा है, इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो चल रहा है उसमें लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों इससे इंस्पायर्ड हो, लोग इससे कनेक्ट करें। इस वजह से ये भारत माता का पेंटिंग इन्होंने बनाया था। ठीक है, और इन्होंने फाउंड किया था इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ओरिएंटल आर्ट मतलब वही आर्ट का स्कूल एक फाउंड किया था 1907 में अभिनंद्र नाथ टैगोर ने। और भी चीज़ें की गई थी उस वक्त ताकि लोग यूनाइट हो सके, जैसे कि राखी बांधा गया था। राखी बांधा गया था, लोग एक दूसरे को राखी बांधे थे ताकि ये यूनिटी को शो करे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो वो अमर सोनार बांग्ला जो है वो भी उस गाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ताकि लोग कनेक्ट करें। अमर सोनार बांग्ला का मतलब आवर गोल्डन बंगाल। और ये जाके अभी नेशनल एंथम बन चुका। कहाँ का? बांग्लादेश का। अमर सोनार बांग्ला जो है वो नेशनल एंथम बन चुका है बांग्लादेश का, तो सबको पता है। और भी लीडर्स हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे पूना एंड बॉम्बे में कौन थे लीडर? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहाँ थे? पूना और बॉम्बे में थे। दिल्ली में कौन थे? सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा कैसे याद करोगे? दिल्ली में ज़्यादातर राजा महाराजा भी जो भी हम देखते आ रहे हैं मुस्लिम राजा सब दिल्ली में, तो राजा से कर लेना। पंजाब में लाला लाजपत राय, ये तो पता ही होगा। मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई। मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई। और ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किया कैरेट एंड स्टिक मॉडल। कैरेट एंड स्टिक मॉडल फेल हुआ। तो ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था वो फेल हो गया। क्यों हो गया? कि मेन रीज़न ये था कि मुस्लिम इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मुस्लिम डिड नॉट सपोर्ट एंटी पार्टीशन मूवमेंट। और इन्होंने मुस्लिम लीग फाउंड कर लिया था। इन्होंने मुस्लिम लीग फाउंड कर लिया था। अभी ऊपर याद करवाओ, अभी याद करो, अभी बताया था ऊपर में। कहाँ गया? आजा मिल जा। मुस्लिम लीग फाउंड कर लिया था। कहाँ? ढाका में, बाय सालिमुल्लाह आगा खान। तो क्या हुआ था? कब फाउंड किया था ये? ढाका में 1905 में। 1905 में फाउंड किया था 30 दिसंबर को। ठीक है, 30 दिसंबर 1905 में ही फाउंड कर लिया था। तो क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने क्या कहा मुस्लिम को कि देखो भाई, देखो बेटा, तुम लोग ये जो हम एंटी पार्टीशन ये जो पार्टीशन हम कर रहे हैं, तो ये जो पार्टीशन हम करेंगे बंगाल का, तो ये वाला जो पार्ट है इसका तो जो कैपिटल है वो तो रहेगा ही, लेकिन तुमको मुस्लिम वाले तुमको हम अलग से कैपिटल दे देंगे ढाका। तुमको हम अलग से कैपिटल दे देंगे अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे इसमें, मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं करोगे, तो तुमको हम ये वाला जो पार्ट है तुमको हम दे देंगे और ये अलग से तुमको एक कैपिटल दे देंगे। ठीक है, ये जो वेस्टर्न बंगाल ईस्टर्न बंगाल में बांटा गया था ना, ईस्टर्न बंगाल मुस्लिम के लिए, वेस्टर्न बंगाल हिंदू, तो इसका एक अलग कैपिटल दे देंगे ढाका। मुस्लिम लोग खुश हो गए कि अरे वाह, हमें तो अलग कैपिटल मिल जाएगा ढाका। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना की और मुस्लिम वालों ने ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट को नहीं सपोर्ट किया और इसी वजह से एंटी पार्टीशन मूवमेंट फेल हो गया। ठीक है, इसलिए सबको सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, अब आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसको कहते हैं। और इसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड्स लाए गए थे मुस्लिम के लिए। इसमें मुस्लिम के लिए, मुस्लिम को खुश किया जाए। देखो इसमें ये कैरोट एंड स्टिक मॉडल आया था ना, तो देखो कैरोट स्टिक किसके लिए यूज़ करता है, ऐसे दिखाया जाता है कि स्टिक यूज़ करेंगे हम एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर, हम एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर स्टिक यूज़ करेंगे। ठीक है, उनको डंडा से पीटेंगे, उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, उनके प्रति ऐसा बहुत रूडली ऐसा दिखाएंगे, तो स्टिक से उनको पीटेंगे। ये आया था एक्सट्रीमिस्ट के लिए। और कहा था मॉडरेट्स को कि देखो तुम लोग शांति से रहो, तुम्हारे बारे में हम अच्छा सोचेंगे। ठीक है, तुम लोग शांति से रहो, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेंगे। तो कैरोट कह सकते हो, तुम्हें गाजर देंगे और एक्सट्रीमिस्ट वाले को डंडा मारेंगे। ठीक है, कहाँ गया? तो फिर वही इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1909 में और इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहा था। और इसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड लाए गए मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स लोग को खुश कर ही देते ये लोग ब्रिटिशर्स,
तो सेपरेट इलेक्टोरेट लाए मुस्लिम्स के लिए, इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्शन जो होगा उसमें मुस्लिम ही खड़ा होगा, मतलब एक सेपरेट इलेक्शन होगा सिर्फ मुस्लिम का, उसमें मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट करेगा। वोट भी मुस्लिम ही सिर्फ कर रहा है, खड़ा भी उसमें इलेक्शन में खड़ा भी मुस्लिम ही सिर्फ हो रहा है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब ऐसा है कि मुस्लिम खड़ा होगा वोट का सब कर सकते, नहीं, मुस्लिम ही खड़ा होगा मुस्लिम ही वोट करेगा, तो इसको बोलते सेपरेट इलेक्टोरेट। और इसी वजह से मिंटो को, ये कौन लाया था मिंटो, अभी कौन आया कहानी में, अभी ये पता है ना मिंटो 1996 में मिंटो आ गया है, तो इसका कौन ला रहा है, और इसका नाम भी क्या है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म, मॉडले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। तो इसीलिए मिंटो को कहा जाता है मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनलिज्म, फादर ऑफ कम्युनलिज्म। लेजिस्लेटिव काउंसिल लाया था और इसमें फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन करवाया गया, ब्रिटिशर्स ने लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसमें फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन करवाया। और वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कहा कि हम एक इंडियन को रखेंगे, वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसने कहा कि हम एक इंडियन को रखेंगे, और वो इंडियन कौन बने, फर्स्ट इंडियन जो कि वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। इस चीज़ को वेरी वेरी एकदम दिमाग में बांट लेना, दिमाग में एकदम गांठ बांध के याद कर लेना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने, ओके, जो कि इंडियन है। अब 1911 में क्या हो गया, तो ये जो पार्टीशन हो रहा था वो ख़त्म हो गया, उसको खारिज कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया। क्यों कर दिया गया खारिज, क्योंकि इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि पार्टीशन करेंगे, फूट डालेंगे, रूल करेंगे, मतलब शांति से रूल करेंगे, लेकिन जो पार्टीशन की वजह से इतने सारे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होने लगी, इतने सारे बढ़ गई कि उनको ये पार्टीशन एनल करना ही पड़ा, कि इसको खारिज करना ही पड़ा। तो अब कौन कहानी में आ गया, वायसराय, अब कौन आ गया, हार्डिंग टू, 1911 से कौन आ गया, हार्डिंग टू से 11 याद कर सकते हो, ठीक है। तो वायसराय ये बन गया अभी, और इसके टाइम पे दिल्ली, और इसमें 1911 में एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट है उसको अनलमेंट, उसको खारिज कर दिया गया। और दिल्ली दरबार हुआ, थर्ड टाइम दिल्ली दरबार हुआ, किसके लिए, किंग जॉर्ज 5 के लिए, और कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया कलकत्ता। देखो अब पार्टीशन किया नहीं, ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन को रोक दिया। अब जो मुस्लिम को ये बहला फुसला के कहा हुआ था कि बेटा तुमको हम ढाका दे देंगे, ढाका तुमको हम कैपिटल बना देंगे, मुस्लिम वाले तुम लोग को ढाका कैपिटल बना देंगे, तुम लोग मेरे तरफ थोड़ा सा होके रहो, तब तो यह पार्टीशन रुक गया, तो अब तो ढाका मिलेगा नहीं मुस्लिम्स को, तो मुस्लिम्स तो अब गरमा जाएंगे। तो भाई तो ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम को थोड़ा सा खुश करने के लिए, थोड़ा सा खुश हो जाए, तो इसलिए उन लोगों ने कैपिटल शिफ्ट कर लिया कलकत्ता से दिल्ली। दिल्ली क्यों शिफ्ट किया भाई, क्योंकि जितने भी मुगल वेगल जितने भी पढ़े हैं तो हमने कहा दिल्ली में थे, मतलब एक मुस्लिम ग्लोरी को दिखाता है दिल्ली, तो इसलिए खुश करने के लिए मुस्लिम को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर लिया गया कैपिटल को। कब किया गया, 1912 में, 11 में नहीं, 12 में किया गया। लेकिन फिर भी जो मुस्लिम्स थे वो ऐसा खुश हुआ नहीं, वो गुस्सा हो ही गया कि ढाका तो दिया नहीं, कैपिटल तो बनाया नहीं ढाका को, ठीक है। अब हम देखते हैं और भी रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ जो हुई थी वो हम देखने वाले हैं। तो 1902 में अनुशीलन समिति बनता है, अनुशीलन समिति बंगाल में। वैसे अनुशीलन समिति 2 बनता है, एक तो 1902 में अनुशीलन समिति बंगाल में, एक अनुशीलन समिति 1902 का नहीं है ये, अनुशीलन समिति पटना में एक बनता है जो बनाया था सचिन सान्याल के द्वारा, सचिन सान्याल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और अनुशीलन समिति जो बंगाल में बनता है उसको 3 लोग बनाते हैं, सतीश चंद्र बसु, जतेंद्र नाथ बनर्जी और वरेंद्र कुमार घोष, ठीक है। और ये तीनों का एक वीकली न्यूज़पेपर है जिसको बोलते हैं युगांतर, ये चीज़ को याद रखना, युगांतर, ठीक है, युगांतर। इसको याद कैसे करेंगे, अनुशीलन, इसमें कोई ट्रिक तो मुझे दिख नहीं रहा, वैसे तो अनु से कुछ मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन अनु से आप कुछ निकाल कर बना सकते हो, ये कितना कॉमन नाम है तो आप इनसे बना सकते हो। युगांतर ये न्यूज़पेपर, ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना। 1899 में मित्र मेला बनाया जाता है बाय सावरकर ब्रदर्स, वीडी सावरकर उनके भाई, तो सावरकर ब्रदर्स के द्वारा मित्र मेला सोसाइटी बनाया जाता है 1899 में, कहाँ, पूना में, ओके। और ये जो मित्र मेला सोसाइटी है इसको मर्ज कर दिया जाता है अभिनव भारत सोसाइटी के द्वारा, मित्र मेला सोसाइटी को मर्ज कर दिया जाता है विद अभिनव भारत सोसाइटी के द्वारा, कब, 1904 में। इसको सीक्वेंस में थोड़ा सा अपने नोट्स में लिखना है, वैसे मैंने भी सीक्वेंस में लिखा है लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे भी मेरा हो गया है, तो आप इसको ज़्यादा सीक्वेंस में लिख लेना ताकि हर चीज़ तो याद नहीं रहेगा, 1904 1899 नहीं याद रहेगा, सीक्वेंस से थोड़ा सा आप
याद रख सकते हो आसानी से। तो ये जो अभिनव भारत सोसाइटी ये बनाया गया था वीडी सावरकर के द्वारा अकेला, ठीक है। ये बनाया था मित्रविला सोसाइटी दोनों भाइयों ने मिलकर। 1908 में क्या हुआ, ये गलत हो गया, अलीपुर, अलीपुर है ये, ठीक है, एयरपोर्ट नहीं है, अलीपुर, ALI, यहाँ पे एल छूट गया है तो एल लगाना, अलीपुर। तो 1908 में अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हुआ, जिसको कि मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। मानिक टोला क्योंकि मानिक टोला वाला जगह पे हुआ था, मानिक टोला की जगह था वहाँ पे हुआ था ये, इसलिए इसको मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। तो अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में क्या हुआ था कि एक अटेम्प्ट किया गया था टू मर्डर जज ऑफ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के एक जज हैं, उनको मर्डर करने के लिए एक अटेम्प्ट, एक चाल चली गई थी, ठीक है। और ये जो प्लान था वो बनाया था किसने किसने, एक खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की। खुदीराम बोस को कनिक काल दत्ता भी बोलते हैं, कनिक काल दत्ता और प्रफुल्ल चक्की ने, ये दोनों मिलके ने इस प्लान को बनाया था। और ये जो मारना था जज को, उसका जज का नाम क्या था, किंग्सफोर्ड। तो ऐसा था कि जब इनका ऐसे कार्टरेज जब जा रहा होगा, ऐसे कहीं जब जा रहे होंगे अपने कार्टरेज से एकदम रॉयल गाड़ी एकदम जब जा रहे होंगे तो इनको ऐसा मार दिया जाएगा, ठीक है, इनको शूट कर दिया जाएगा, ऐसा था। तो लेकिन प्रफुल्ल चक्की ने ही मतलब ऐसा शूट किया था, वैसे दोनों मिलके ही कह रहे थे, लेकिन जब शूट किया तो ये तो मरा नहीं, किंग्सफोर्ड ये तो मरा नहीं, 2 यूरोपियन लेडीज़ मर गई, 2 यूरोपियन लेडीज़ मर गई, ये नहीं मरा, ठीक है। फिर वही जब प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर जाके अब सब चलेगा भाई, मुकदमा चलेगा, जो भी चलेगा। तो प्रफुल्ल चक्की जो थे इसमें सुसाइड कर ली, इनको पता था। अब क्यों कर ली, क्योंकि एक इंसान था वो देख लिया था कि भाई ये दोनों मार रहे हैं उसको, तो ये तो सुसाइड कर ली, तो पता चल ही जाएगा, तो सुसाइड कर लिया। और खुदीराम बोस थे, इन्होंने मार दिया, उस जो विटनेस था उसको मारा, विटनेस उसको मार दिया, ठीक है, ठीक है, उस पर बॉम्ब ऐसे फेंक के उसको मार दिया। और इनको जेल भेज दिया गया, मुजफ्फरपुर के जेल में, इनको मुजफ्फरपुर के जेल में इनको रख दिया गया। फिर बाद में इनको फांसी दे दी गई खुदीराम बोस को, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे ही और भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रही थी फॉरेन में, तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन से फॉरेन में चल रही थी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो 1909 में मदन लाल ढींगरा ने मारा कर्जन वैली को, मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वैली को मार दिया। इसको कैसे याद करेंगे, ढींगरा, कर्जन ये कर्जन नहीं है, ये दूसरा है कर्जन। तो कर्जन से करेंगे ढींगरा से कुछ रिलेट कर, ढिंगलाला कर्जन। 1997 में मदन बिकाजी कामा जो फर्स्ट इंडियन बने, मदन बिकाजी कामा फर्स्ट इंडियन बने टू होस्ट इंडियन फ्लैग को होस्ट करने वाले फॉरेन सॉइल पे। कहाँ पे फॉरेन सॉइल, किधर, जर्मनी में। जर्मनी में एक जगह है स्टूटगर्ट करके जगह, वहाँ पे पहली बार इंडियन फ्लैग को फहराया गया। वहाँ पे नहीं, मतलब फॉरेन सॉइल में पहली बार इंडियन फ्लैग को फहराया गया। किसने फहराया, मदन बिकाजी कामा ने। और कहाँ फहराया, जर्मनी में, ठीक है। स्टूटगर्ट याद करने की जरूरत नहीं है, जर्मनी इंपॉर्टेंट, जर्मनी याद कर लेना, ओके। और इनका एक जर्नल है, वंदे मातरम जर्नल है, मदन बिकाजी कामा का एक जर्नल है वंदे मातरम, इन्होंने जर्नल एक पब्लिश किया था, ठीक है। 1913 में गदर पार्टी बनती है, गदर पार्टी बनती है, होती नहीं है पार्टी, गदर पार्टी बनती है, जिसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में जिसका हेडक्वार्टर होता है सैन फ्रांसिस्को, कहाँ है, USA में है। और इस पार्टी के मेंबर कौन कौन है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह बकना और भारकतुल्ला और करतार सिंह। लाला हरदयाल, सोहन सिंह बकना, भारकतुल्ला, करतार सिंह। वैसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है लाला हरदयाल जी का, लेकिन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बकना जी का नाम याद कर लेना। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट याद करना, ये दोनों थोड़ा सा ध्यान में रखना, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम याद रख ही लेना। 1915 में एक बर्लिन में कमेटी बनती है, बर्लिन किधर है, जर्मनी में है। बर्लिन कमेटी बनती है, किसके द्वारा कमेटी बनाई जाती है, किसके द्वारा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया जाता है। 1914 में एक इंसिडेंट होता है, कोमागाटा मारू इंसिडेंट, जो कि कोमागाटा एक जापानीज शिप का नाम है, कोमागाटा। तो इसी से ये इंसिडेंट का नाम पड़ा है, कोमागाटा मारू इंसिडेंट। तो क्या होता है कि जापानीज शिप जो है वो लीज पे ली जाती है, शिप को, और फिर इसको शिप को लाया जाता है हांगकांग से, ये कनाडा जाता है, कनाडा में एक जगह है वैनकूवर, वहाँ पे जाता है ये शिप,
ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ रिवॉल्यूशनरी लोग ऐसे नहीं होते, इसमें बिजनेसमैन ये सब लोग होते हैं। और फिर ये शिप जब जा रही होती है जैसे कनाडा में, तो कनाडा में जब इसको उतरने से मना कर दिया जाता है, इसको उतरने नहीं दिया जाता है इस शिप को, ठीक है। और फिर इसको शिप को वहीं पे ऐसे मतलब लगभग ऐसे 2 महीने तक के लिए इसे खड़ा कर दिया जाता है, और ऐसा शिप खड़ा है 2 महीने तक। फिर इसकी फूड सप्लाई वगैरह भी बंद कर दी जाती है, कनाडा में इसको उतरने नहीं दिया जाता है, 2 महीने तक वहीं पर खड़ा रहता है शिप ये कनाडा में ही, और इसका फूड सप्लाई वगैरह भी बंद कर दिया जाता है। तो अब ये वापस आ रहे हैं शिप, अभी वापस आते हैं तो यहाँ पे इंडिया में आते हैं। इंडिया में एक जगह है कोलकाता में, बस पोर्ट, बस पोर्ट नाम की एक जगह है, कहाँ है, कलकत्ता में। तो वहाँ पे आता है ये शिप। अब वहाँ पे भी आता है तो यहाँ पे भी जो यहाँ के पुलिस लोग हैं यहाँ पे इसको भी यहाँ पे भी उतरने से इस शिप को मना कर देते हैं, ठीक है। तब जाके ये लोग को फिर ऐसा गुस्सा आता है, फिर यहाँ पे झड़प होती है। फिर जाके ये जो इंसिडेंट होता है यहाँ पे बस पोर्ट में कोलकाता में जो इंसिडेंट होता है, फिर इस इंसिडेंट को ही बोलते हैं कोमाकाटा मारू इंसिडेंट। और कोमाकाटा मारू इंसिडेंट, इसी इंसिडेंट को देखकर फिर एक कहाँ गया फिर एक एक्ट लाया जाता है 1915 में, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है टू सप्रेस द गदारिटीज़। का मतलब कि इसमें क्या था कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था, जिसमें ये था कि कोई भी फॉरेन लैंड से कोई भी आएगा और अगर वो रिवॉल्यूशनरी जैसा पाया गया, अब कोई भी अगर आएगा फॉरेन लैंड से तो इसको वापस भेज दिया जाएगा, उसको वापस डिपोर्ट किया जाएगा, डिपोर्ट करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक्ट आया था। तो वैसे तो ये एक्ट उस वक्त परमानेंट नहीं था, उस वक्त टेम्प्रेरी बेसिस पे था। इस एक्ट को फिर बाद में परमानेंट कर दिया गया, इसको लेटर रिप्लेस्ड बाय इसको परमानेंट एक्ट में इसको तब्दील कर दिया गया, जो कि कहा गया फिर से रॉलेट एक्ट, ठीक है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया ताकि कोई फॉरेन लैंड से लोग ना आ जाए, अगर आए तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाए वापस, है ना। और फिर ये उस वक्त एक्ट परमानेंट नहीं बना था, टेम्प्रेरी बेसिस बना था, फिर इसको परमानेंट बना दिया गया इस एक्ट को, इसको कहा गया रॉलेट एक्ट। 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। और उसी वक्त अब ये डेट याद आ रहा होगा कि 1914-18 के टाइम ही ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन हो गया है। तो इसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इससे बिगेन हो गया, तो इसी वजह से इस एक्ट को इतना परमानेंट किया नहीं गया, क्योंकि उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेन लोग इधर से उधर सबका आना जाना होगा ही। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसमें 2 पावर थे, सबको पता है कि एलिस पावर एक सेंट्रल पावर था। एक एलिस पावर में बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, रशिया, यूएसए एलिस पावर थी। और सेंट्रल पावर में था ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, जर्मनी, टर्की, ये थी सेंट्रल पावर, ठीक है। एलिस पावर सेंट्रल पावर, जिसमें एलिस पावर जीत जाती है और सेंट्रल पावर हार जाती है वर्ल्ड वॉर 1 में। इसको हम कैसे याद करेंगे, कौन एलिस पावर है कौन सेंट्रल पावर है, तो एक ट्रिक है उसको मैं लगाती हूँ, ठीक है। सेंट्रल पावर को याद करने के लिए एक ट्रिक है, GHAT घाट, ठीक है। जी से जर्मनी, H से हंगरी, घाट ऐसे घाट पे जाते हैं ना, घाट सबको पता हो घाट। A से ऑस्ट्रिया, T से टर्की। अब बुल्गारिया कहाँ है, तो बुल्गारिया नहीं इस ट्रिक में, कुछ और इसमें ऐड करना है तो कर लेना, वैसे 4 ही मैंने इसमें ऐड किया था और 4 इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर एलिस में कैसे याद करेंगे हम, इसमें एलिस को पावर याद करने के लिए ये है फुर्जी, ये है घाट, ये है फुर्जी, फुर हो जाए, ठीक है। और F से हो जाएगा फ्रांस, U से हो जाएगा USA, U से हो जाएगा UK, ब्रिटेन को UK लिख देना, R से हो जाएगा रशिया, J से हो जाएगा जापान और I से हो जाएगा इटली, ठीक है। चल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। 2 बना होम रूल लीग, एक बीजी तिलक ने बनाया और एक एनी बेसेंट ने बनाया। बीजी तिलक ने इसको अप्रैल 1916 बनाया और एनी बेसेंट ने इसको सितंबर 1916 बनाया, ठीक है। बीजी तिलक ने बाल गंगाधर तिलक, इनका हेडक्वार्टर पूना में और एनी बेसेंट का हेडक्वार्टर मद्रास में। एनी बेसेंट के 2 मैगजीन भी इसको भी ध्यान रखना, एक न्यू इंडिया और एक कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है। अब 1916 लखनऊ सेशन होता है, 1916 में सबको पता लखनऊ सेशन होता है, जिसको हेड कहते हैं AC मजूमदार। और इसमें क्या होगा, रीयूनियन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। अब इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स इसमें वापस से जुड़ जाएंगे। ऐसे कहते हैं 16 से सुलह कर लिए, तो सुलह कर लिए लोग मिलकर, सुलह कर लिए, और नाउ अब सुलह कर लो, ठीक है। फिर इसमें लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और इस वक्त वायसराय कौन है, क्लेम्सफोर्ड।
और इसमें वैसे जिन्नाह ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, ये दोनों को मिलाने का काम ऐसे जिन्नाह ने कुछ नहीं किया था, आईएनसी, मुस्लिम लीग, इस सब में जिन्नाह का कोई खास रोल नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा ऐसे ही था थोड़ा मोड़ा, तो फिर भी इसको जिन्नाह को एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया। किसने कहा ये चीज़? सरोजनी नायडू ने कहा जिन्नाह को एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और इस चीज़ को नोट करके याद रख लेना ऐसा। एक और एक्टिविटी देख लो, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी 1897 में द चापेकर ब्रदर्स थे दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, ये दोनों भाई हैं, चापेकर ब्रदर्स से। इन्होंने असैसिनेट किया था डब्ल्यू.सी. रैनेट को असैसिनेट किया था। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू.सी. रैनेट जो था वो प्लेग का कमिश्नर था प्लेग का, प्लेग ऐसा ना हो इस सब चीज़ का कमिश्नर था। और लेकिन ये जब प्लेग हुआ तो इसको कुछ खास ध्यान दिया नहीं, इसलिए इसको असैसिनेट कर दिया गया। ठीक है। 1905 में इंडियन होम रूल लीग बनाया गया एंड इंडियन हाउस बनाया गया। कहाँ? लंदन में, ये फॉरेन वाला है। ठीक है। इसके द्वारा श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा, और श्यामजी कृष्ण वर्मा का एक जर्नल है जो है सोशियोलॉजिस्ट, एक जर्नल का नाम है सोशियोलॉजिस्ट। न्यूज़पेपर्स और जर्नल सब देख लेते हैं। अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद से कर ला, अब्दुल कलाम अल हो गया, अब्दुल कलाम ऐसा। कॉमरेड मोहम्मद अली जी के द्वारा। संध्या युगांतर, ये बंगाल में लाया गया था ये जर्नल, संध्या एंड युगांतर। काल जो जर्नल था, मैगजीन था, वो लाया गया था महाराष्ट्र में। पंजाबी लाया गया था पंजाब में, और स्टार्ट किया गया था पंजाबी किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। अंजुमन ए मोहिसबन ए वतन के लाहौर में लाया गया था किसके द्वारा? ये जर्नल अजीत सिंह के द्वारा। अजीत सिंह कौन है? भगत सिंह के चाचा जी हैं, अंकल हैं, भगत सिंह के चाचा जी हैं ये अजीत सिंह। ट्रिक्स कहाँ तक? वैसे ट्रिक्स इसमें जहाँ जहाँ आता गया मैं बताती गई। इसमें अलीपोर्ट कर लेना। ओके, इसमें क्या ट्रिक बताऊँ मैं? कोमागट्टा मारू 14, इसमें कुछ मेरे को ट्रिक दिख नहीं रहा है। जो भी था बता दिया, बाकी कुछ दिख नहीं रहा है कुछ ट्रिक। ठीक है, तो इसमें खुद से बना लेना, जो भी ट्रिक्स इसमें बनने लायक हो खुद से बना लेना। और यहाँ तक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाना। तब तक के लिए थैंक यू।